आज की कहानी एक ऐसे टापू की है जहां का समय पृथ्वी से एकदम उल्टा चलता है। क्या हो अगर वहां कोई घूमने के लिए जाए और अचानक उसे ये पता चले, फिर क्या वो वापस आ पाएगा? एक आदमी जो हेलीकॉप्टर लेकर इसी सीक्रेट आइलैंड पर आता है, कुछ लोगों का इंतजार करने लगता है, पर तभी उसे कुछ अनजान चीजों की आवाज सुनाई देती है। जिसका पता लगाने के लिए वो नीचे उतरा तो उसके पास में ही पड़ी एक बंदूक दिखी जो हूबहू उसके जैसी ही थी, यहाँ तक कि उसका सीरियल नंबर भी सेम था। इसके आगे वो कुछ और समझ पाता कि इतने में पीछे से कोई उस पर हमला करता है, उसे जान से मार देता है और फिर वो उसी हेलीकॉप्टर को लेकर उड़ जाता है। लेकिन जैसे ही वो उस चॉपर से हवा में पहुंचता है, एक अनजान लेयर से टकरा कर ब्लास्ट हो जाता है, मानो कोई परत है जो इस आइलैंड की सुरक्षा कर रही है। और इसके पीछे का राज क्या है और ये सब क्यों हो रहा है, चलिए पता लगाते हैं। पास्ट में जाने पर हमें पता चलता है कि अमेरिका की फार्मा कंपनी के लोगों को अपनी खोज के दौरान इस टापू की जानकारी मिली। तो जब उन्होंने इसके बारे में कुछ चीजें जानने की कोशिश करी तो उन्हें ऐसा कुछ मिला जिसे वो सभी अचंभित हो गए। ऐसा भी क्या मुमकिन हो सकता है? इसीलिए वो सभी कई सालों तक यहाँ अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करते रहे। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिससे सब कुछ तबाह हो गया। तो कंपनी ने एक आखिरी बार अपने कुछ सोल्जर को यहाँ भेजा ताकि वो पता लगा सकें कि इसके पीछे किसकी गलती है, जिससे वो बाद में इस पूरे टापू को नक्शे से मिटा देंगे। लेकिन क्या ऐसा हो पाया? तो दोस्तों कहानी पहुंचती फिलाडेल्फिया में, जहां मैडिसन नाम की औरत को देखते हैं जो पहले अमेरिका की स्पेशल फोर्स में थी और इस समय वो चेज नाम के बंदे से मिलने आई है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन वो पहले आर्मी में रह चुका है, इसीलिए उसे उसकी जरूरत है। अब वो उसे एक मिशन के लिए हायर करने के लिए आई है। बात करने पर एडिसन ने बताया कि उसकी कंपनी को कुछ लोगों की नीड है जो एक सीक्रेट आइलैंड पर जाकर कंपनी की बेटी को वापस महफूज लेकर आएंगे। बदले में उन्हें सभी को $1 मिलियन मिलेंगे। अब ये सुनकर चीज थोड़ा सोच में पड़ गया। इतने आसान काम के लिए कोई इतने पैसे क्यों देगा? लेकिन उसने दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं डाला और हाँ कर दी। इसके बाद अब वो अपने दूसरे लीड के पास जाती है जो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर रह चुका है और साथ में ब्लैक बेल्ट भी है। एडिसन ने उसे भी सब कुछ बताया, बाद में रकम भी बताई। जो सुनते ही रस्क ने हाँ कर दिया। उसने कुछ और लोगों को हायर किया, फिर एक टीम बनाई जिसमें टोटल 6 लोग थे, जिन्हें अगले दिन एक प्राइवेट एयरबेस पर बुलाया गया क्योंकि अब उनकी जाने की बारी आ चुकी है। लेकिन जाने से पहले एडिसन उन सभी को डिटेल इंफॉर्मेशन देती है, असल में उन्हें क्या करना है। स्टेसी जो कि सीईओ की बेटी है, उसे जिंदा वापस लेकर आना है, पर उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ है। इसीलिए वो 2 टीम में काम करेंगे। एक टीम जिसे एडिसन खुद लीड करेगी, वो साउथ फैकल्टी पर जाएगी, और दूसरी टीम नॉर्थ फैकल्टी में, जिसे पहले एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हेलीकॉप्टर वहीं उनका इंतजार करेगा और काम खत्म होने के बाद वो सभी वापस आ जाएंगे। देन उन्हें उनके हिस्से के पैसे भी मिल जाएंगे। सभी को बात समझ आ गई और इसीलिए सब तैयार थे उड़ान भरने के लिए। पूरे 10 घंटे लगातार उड़ान भरने के बाद ये लोग उस टापू पर फाइनली पहुंच जाते हैं, जहां तय प्लानिंग के हिसाब से एडिसन, चेज और डेस्क साउथ की ओर जाते हैं। पर जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं, इन्हें लोगों की लाशें मिलना शुरू हो जाती है जो यहाँ पहले काम किया करते थे, जिन्हें बड़ी ही बुरी तरह से मारा गया और उनके शरीर को कुछ इस तरह से काटा गया जैसे मानो किसी को अपनी भूख मिटानी हो। अब इस बात की जानकारी एडिसन दूसरी टीम को देने की कोशिश करती है, लेकिन अचंभे की बात यह थी कि यहाँ तो रेडियो काम ही नहीं कर रहा है। इसीलिए अब डेस्क फौरन जो कुछ भी गलत हो रहा है वो अपनी किताब में लिखने लगता है, जो उसकी पुरानी आदत है। इस बीच चेज एडिसन से पूछता है कि आखिर कोई इतनी आसान काम के लिए इतने पैसे क्यों देगा? जरूर कंपनी हमसे कुछ छुपा रही है, पर एडिसन को ऐसा नहीं लगता। वहीं दूसरी टीम भी अपनी दिशा की ओर बढ़ रही है। लेकिन जब ये नदी के पास पहुंचते हैं तो रस को वहां एक रस्सी बंधी हुई दिखती है, जिसे देखकर उसे न जाने क्यों ऐसा लगा उसने खुद ही इसे कभी न कभी बांधा है, यानी कि उसे डेजा वू हुआ। और तब इन्हें पता चलता है कि इनका कनेक्शन टूट चुका है अपनी टीम से। अब इन्हें खुद के तजुर्बे से आगे बढ़ते रहना होगा। उधर एडिसन को लगातार किसी न किसी की लाशें मिलती जा रही है, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ती जा रही है। तब इन्हें एक कैंप मिला जिसके अंदर कुछ डिवाइस रखे हुए हैं, जिसकी मदद से वो अपने रेडियो को ठीक करने की कोशिश में लग जाते हैं, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तो डेस्क ने बताया कि उसे एक लाश के पास एक घड़ी मिली थी जो हूबहू उसके जैसी थी और समय भी सेम हो रहा है। इससे भी ज्यादा सोचने वाली बात ये थी कि ये घड़ी सिर्फ कुछ लोगों के पास ही है, पर चीज का कहना था कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है। हालांकि जिस लाश के पास ये डेस्क को घड़ी मिली थी उसकी शक्ल बड़ी ही बुरी तरह खराब हो चुकी है, इसीलिए वो उसे पहचान नहीं पाया। यहाँ भी वही सोच रहे हैं क्या जो मैं सोच रहा हूँ। कुछ ही देर में आपको अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा, बस आखिरी तक बने रहिए। वापस लौटते हैं कहानी पर। हेलीकॉप्टर का पायलट जिसे ये लोग उसे छोड़ कर गए थे,
उसकी अचानक से आंख खुल जाती है क्योंकि बाहर किसी की आवाज आई थी उसे। जी हाँ, ये वही सीन है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था कि ऐसे उस पर हमला हुआ और हमले करने वाला भी उस परत से टकरा कर मारा गया। अब सीन यहीं पर कट होता है और सीधा पहुंचता है एडिसन की टीम पर, जिसे झाड़ियों में कुछ हिलते हुए दिखाई पड़ता है। जब उन्होंने आवाज लगाई तो वहां से कोई इंसान बाहर आया जिसने खुद को डॉक्टर बताया, और ये भी कि वो आज सुबह ही यहाँ पर आया है अपनी टीम के साथ, लेकिन एक एक करके उसकी पूरी टीम मर चुकी है। अब जब एडिसन ने सुना कि यहाँ पहले भी कोई टीम आई है तो वो और सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसे बताया गया था कि वो पहली टीम है जो यहाँ पर आई है। लेकिन रुकिए, अभी इससे भी बड़ा एक ट्विस्ट आने वाला है। जब इन्होंने बताया कि वो स्टेसी नाम की लड़की को ढूंढने के लिए आए हैं तो डॉक्टर को कुछ याद आया। वो इन सभी को अपने साथ चलने को कहता है, और जब ये उसकी बताई हुई जगह पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ स्टेसी की सड़ी हुई लाश मिलती है, जिसे किसी जानवर ने बड़ी बुरी तरह से मार दिया। अब ये देखकर एडिसन तो परेशान हो गई, क्योंकि उसका मिशन तो यहीं पर खत्म हो चुका, क्योंकि स्टेसी तो मारी जा चुकी है पहले ही। तो क्या पता अब उनके पूरे पैसे भी ना मिले। तो उसे ख्याल आया कि उसे स्टेसी तो मिल ही चुकी है, भले ही मरी हुई, इसीलिए वो उसकी लाश को ही लेकर जाएंगे ताकि कुछ तो उनके पास रहे। अब धीरे धीरे करके अंधेरा भी होने लगा है, तो इन्होंने वहीं टेंट लगाकर रात गुजारने का तय किया। तब डेस्क अपनी डायरी में फिर से घबरा कर कुछ लिखना शुरू करता है। जब डॉक्टर ने उस डायरी को देखा, उसने अपने पास से भी एक डायरी निकाली जो हूबहू वैसी ही थी। ये उसे रास्ते में पड़ी मिली, पर इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इस डायरी में एक दिन पहले की बात लिखी गई थी, वो भी खुद डेस्क की हैंडराइटिंग में। ये सब जानने के बाद सभी के चेहरे पर एक परेशानी और डर का संदेश आता है कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। वो तो आज सुबह ही यहाँ पर आए हैं, फिर ये डायरी कैसे मिली उन्हें? ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। दूसरी टीम को भी अब कुछ खास नहीं मिलता, इसीलिए वो भी वहीं रुक जाते हैं। तीनों आंख जलाकर बैठे ही थे कि इन्हें तभी एक आवाज आई। ये चौकन्ने हो गए, आसपास देखने लगे। इतने में टैग को कोई पीछे से खींच लेता है, जिसे बचाने के लिए उसने बहुत ही हाथ पैर मारे, पर वो उसे छोड़ता नहीं, क्योंकि वो बहुत ही विशाल था। इससे पहले कि वो उसे मार, रस्क आकर उसे शूट कर देता है। पर अब कोल पीछे अकेले रह गया। इसी का फायदा उठाकर वो अज्ञात चीज उस पर हमला करती है और घसीट कर ले जाती है। जब कोल ने ध्यान से देखा तो वो चीज असल में वही था, लेकिन अब अजीब से रूप में, जो उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। अब यहाँ वो कुछ कर पाता, उससे पहले ही वो उसे मार कर खत्म कर देता है, यानी कि एक और मौत हो चुकी है। अब बचे हुए लोगों का मन में कई सवाल हैं, पर सबसे ज्यादा चीज उन्हें जो परेशान कर रही है वो ये है कि एक ही जैसी दो चीज कैसे हो सकती है इस टापू पर, वो भी उनकी खुद की चीज, जबकि वो सुबह ही यहाँ पर आए। इस चीज का पता लगाने के लिए एडिसन की टीम अब उस डायरी को पढ़ना शुरू करती है, जिसमें ये लिखा था कि इन्हें कल सुबह स्टेसी फिर से जिंदा हालत में मिलेगी। अब ये बात इनकी होश उड़ाती है, लेकिन फिर डेस्क को पता चलता है कि अगर उसने ये सच में लिखा तो सच ही होगा, क्योंकि वो खुद की डायरी में कभी झूठ नहीं लिखता। तो अब सभी को सुबह का इंतजार हो गया। जब सुबह हुई तो इनके चेहरे के 12 बज चुके, क्योंकि सच में इनके सामने स्टेसी जिंदा हालत में खड़ी थी, जिसने बताया कि वो 3 दिन पहले यहाँ आई थी और तब से यहीं पर फंसी हुई है। हर कोई हैरान था कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। उधर रस्क और टैग कल वाले हादसे से काफी डरे हुए हैं, इसीलिए वो जल्दी जल्दी चलते हुए फाइनली नॉर्थ साइड के कैंप तक पहुंचते हैं, जहां उन्हें सेम वैसे ही कैंप मिला जो साउथ जोन पर था। इसके अंदर उन्हें एक वॉकी टॉकी भी मिला, जिसे ऑन करने पर खुदकिस्मती से कनेक्शन हो जाता है। एडिसन ने उठाया। दोनों ने अपने हालातों के बारे में सब कुछ विस्तार में बताया, जो जानकर दोनों की टीम अब इतना तो समझ चुकी है कि इनसे झूठ कहा गया है। यहाँ वैसा कुछ नहीं है जैसा वो सोच रहे हैं, बल्कि यहाँ तो कुछ और ही माजरा है जो उनकी समझ से परे है, और न जाने कब इनका अंत हो जाए। बाहर बैठी स्टेसी सब कुछ बताती है कि कैसे वो यहाँ पर आई अपनी टीम के साथ, लेकिन कुछ ही समय बाद वो सभी एक दूसरे को ही मारने लगे। फिर अंत में सभी म्यूटेंट बन गए, जिसमें से एक ने उसे मार दिया, लेकिन आज सुबह वो फिर से जिंदा हो गई। तो कैसे हुई उसे खुद भी नहीं पता। इधर डॉक्टर ने आधी से ज्यादा गुत्थी को सुलझा लिया। डेस्क की उस भविष्य की किताब को पढ़कर उसका कहना था कि ये आइलैंड असल में पृथ्वी के भूगोल से एकदम परे है। इसके पास एक अलग शक्ति का प्रकोप है, जिसे सिर्फ 72 घंटे तक सीधे समय चलता है, और इसके बाद वक्त दोबारा बदल जाता है, सब कुछ नया हो जाता, यानी कि हर 3 दिन के भीतर यहाँ पर हर टीम का एक अलग वर्जन यहाँ पर लैंड करता है, और फिर जो कुछ भी घटनाएं होती वो उन्हीं में मिल जाता है। यानी कि वो पहली बार यहाँ नहीं आए। यही वजह है कि डेस्क को सबसे पहले अपनी जैसी घड़ी मिली थी, जो एक लाश के पास थी, और वो लाश असल में उसी की थी जिसे किसी ने मार दिया होगा, और वो डायरी भी उसी की वर्जन की होगी जो बाद में डॉक्टर के हाथ लगी। अब सारा माजरा बाहर आ गया है। तो चेज ने सवाल किया, अगर हम पहले भी यहाँ आ चुके तो हमारे पहले के लोग कहाँ हैं? डॉक्टर ने बताया कि जिन लाशों को तुमने यहाँ आकर दिखाई दिया वो किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी थी।
जिनकी शक्लें अब बिगड़ चुकी है और जिसके कारण तुम उन्हें पहचान नहीं पा रहे हो। जो मारे नहीं गए वो म्यूटेंट बन गए, क्योंकि किताब के हिसाब से अगर कोई भी इंसान 3 दिन से ज्यादा समय इस आइलैंड पर जिंदा रहेगा तो वो वायरस का शिकार हो जाता, जो उस एक्सपेरिमेंट के जरिए फैला था। यानी कि ये पूरा आइलैंड एक टाइम लूप में चल रहा है, जहाँ हर तीसरे दिन सब कुछ दोबारा से शुरू होता है। सब कुछ जानने के बाद ये सब अब डर चुके हैं, क्योंकि उन्हें अब इस बात का डर सता रहा है क्या वो कभी यहाँ से जिंदा वापस जा भी पाएंगे या फिर नहीं। वहीं दूसरी ओर ये सब रेडियो पर सुन रहे टैग और रस को पीछे से किसी की आने की आवाज आती है। जब वो पीछे मुड़े तो उन्हें अपनी ही जैसा हम शक्ल दिखा जिन्होंने अपने ऊपर काबू खो दिया। वो किसी शैतान में तब्दील हो चुके थे और वो इन्हें मार कर खाना चाहते हैं, लेकिन ये दोनों उन्हें एक एक करके खत्म कर डालते हैं। और ऐसे ही कुछ दूसरी टीम के साथ भी होता है। उन पर भी हमला हुआ, पर चेज तो उन्हें मार ही नहीं पाता। तो एडिसन उसे समझाती है अभी वो सिर्फ आज के बारे में सोचे और खुद की जान बचाए। उधर स्टेज शिकार होने लगी थी, इसीलिए उसने डेस्क पर हमला करके उसे बड़ी ही बेरहमी से मार दिया। लेकिन बाद में एडिसन ने उसे फिर मार डाला। लेकिन टैग को पता है कि ये अंत नहीं है, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अगले कुछ समय में फिर से दूसरे वर्जन आएंगे और फिर वो भी म्यूटेंट बन जाएंगे। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। तो रस्क ने न जाने कैसे इस आइलैंड के बाहर मौजूद उस कंपनी से कांटेक्ट कर लिया जिन्होंने उन्हें यहाँ पर भेजा था। उसने उसे झूठ कहा कि हमें स्टेसी मिल चुकी है और इसीलिए अब आप रेस्क्यू टीम को यहाँ भेज दीजिए, क्योंकि हमारा चॉपर खराब हो चुका है। लेकिन यहाँ उस कंपनी को सब कुछ पहले से पता था, इसीलिए तो उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को चूज किया जिनके आगे पीछे कोई ना हो, ताकि अगर कोई भी गड़बड़ी हो तो वो इस बात को आसानी से संभाल सके। दरअसल ये सब एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था जो कि कंपनी ने कई लोगों के बीच में किया था। और डरा देने वाली बात ये थी कि अगले 12 घंटे के अंदर कंपनी इस पूरे आइलैंड को उड़ा देने वाली है। ये सुनने के बाद तो रस्क बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उसने फौरन सब कुछ अपनी दूसरी टीम को बताया और कहा कि हमें कुछ न कुछ तो करना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये टापू से बाहर निकले कैसे। आसमान पर तो परत चढ़ी है, वहां जाना यानी कि मौत को दावत देने के बराबर है। अगर समुंदर का सहारा लेंगे कुछ दिन में भूख से मारे जाएंगे, और वैसे भी इनके पास खाने को कुछ है नहीं। इस बीच रस को याद आता है जब वो इस आइलैंड पर आया था तो उसे कुछ विजन आ रहे थे, जैसे वो पहले ही यहाँ पर आ चुका है। उन्हीं विजन में से उसने देखा कि इस टापू के किनारे एक बोट खड़ी है, जो अगर उन्हें मिल जाए तो वो आसानी से यहाँ बाहर निकल सकते हैं, कि वो मोटर बोट है जिसकी स्पीड तेज होती है। ये बात उसने एडिसन को बताई और कहा कि उसकी लोकेशन से वो बोट की लोकेशन नजदीक है, तो वो पहले जाए और उनके आने का इंतजार करे ताकि वो सभी साथ में इस जगह से निकल सके। एडिसन मान गई और एक बार ही उसकी भी किस्मत आजमाने को तैयार हो गई। दोनों टीम अब उस दिशा की ओर चल पड़ी है और बात के मुताबिक एडिसन की टीम जल्दी पहुंच गई। यहाँ रस की बात सच भी होती है। उन्हें वहाँ एक बोट मिली जिसमें डॉक्टर ने चेक करा तो उसमें अच्छा खासा फ्यूल था, जो उन्हें किसी पास के पोर्ट तक तो पहुंचा ही सकता है, अगर बीच में उनका सामना किसी भयानक तूफान से ना हुआ तो। ये लोग अब उन दोनों का इंतजार करने लग गए, पर वो दोनों उन म्यूटेंट से लड़ रहे हैं। उनके पास अब गोलियां खत्म हो चुकी है। उन्हें खुद अपने हाथों से लड़ना पड़ रहा है, जिसमें वो नाकामयाब हो रहे हैं, क्योंकि ये उनके खुद के पुराने वाले वर्जन है जो इनसे ज्यादा ताकतवर है, जिसके कारण टैग लड़ते लड़ते मारा जाता है। तो वहीं रस्क भी अब हार चुका है, क्योंकि उसके पीछे उसी का वर्जन उस पर बंदूक ताने खड़ा है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे शूट करता, चेज ने आकर उसकी जान बचा ली। इससे पहले वो उसे लेकर भाग पाता, गलती से उसके पैर एक जाल में पड़ गया, जिससे वो बुरी तरह से फंस जाता है। अब उसमें से बाहर निकल पाना असंभव था, इसीलिए रस्क कहता है कि तुम जाओ, क्योंकि अब समय करीब है, जो कि सच भी था। पूरे आइलैंड पर धमाके होने शुरू हो जाते हैं, इसीलिए चीज उसे अपनी बंदूक देकर भाग गया। इधर बोट पर डॉक्टर कहते हैं कि हमें चलना चाहिए, पर एडिसन अपने साथियों को लिए बिना कैसे जाएगी, इसीलिए डॉक्टर को अब उसे मजबूरन बेहोश करना पड़ता है, जिसके बाद वो बोट लेकर फरार हो जाते हैं। लेकिन अहम मौके पर चेज बोट की रस्सी को पकड़ लेता है। जब एडिसन को होश आया तो उसने देखा कि डॉक्टर अब धीरे धीरे करके म्यूटेंट बनने लगा, क्योंकि उसके 3 दिन पूरे हो चुके हैं, क्योंकि वो उनसे पहले यहाँ पर आया था। लेकिन इससे पहले कि वो उसे कोई नुकसान पहुंचा पाती, एक गोली आकर उसे सीधा खोपड़ी पर लगती है, जो दूर उसी आइलैंड से रस्क ने चलाई थी, जिसने अपनी आखिरी समय पर भी अपने साथियों की जान बचाई। अब सिर्फ बचे हैं 2 लोग, एडिसन और चीज, जो कामना कर रहे हैं कि किसी भी तरह करके इस लेयर को क्रॉस कर दें। उन धमाकों के कारण उस लेयर में कुछ होल हो गए हैं, जिससे कि वो कमजोर हो गई है, इसीलिए दोनों उन्हीं होल में बाहर आ जाते हैं और सुरक्षित हो जाते हैं। यानी कि अब वो पहले इंसान बने जो इस टापू से जिंदा बाहर आ पाए, पर इसके लिए उन्हें पूरी टीम की कुर्बानी दी, जो कि वो जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।